नमस्कार दोस्तों। 3 नए कानून जब से पूरे देश पे लागू हुए हैं, इस चैनल पर आपको उससे संबंधित वीडियोस देखने को लगातार मिल रहे हैं। और आज का भी वीडियो नए कानून पर ही है। थंबनेल देखकर ही आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा वीडियो अंत तक। फ्रेंड्स, जीरो एफआईआर और ईएफआईआर, इस संबंध में कोई भी व्यवस्था पुराने कानून यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में नहीं थी। जीरो एफआईआर तो दर्ज हो जाती थी, लेकिन ईएफआईआर के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था, जबकि जीरो एफआईआर के लिए भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे। कुछ मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज होती थी, कुछ में नहीं दर्ज हो पाती थी। लेकिन वर्तमान कानून में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इस संबंध में व्यवस्था की गई है, प्रावधान है। 173 धारा 173 में ही इस संबंध में प्रावधान है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने इस पर एसओपी जारी कर दी है कि ईएफआईआर और जीरो एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड होंगी, इनके लिए क्या प्रक्रिया होगी। इस संबंध में एक एसओपी केंद्र सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। तो अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जीरो एफआईआर पर और उसके बाद ईएफआईआर पर। जीरो एफआईआर का मतलब है कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है किसी घटना से संबंधित, लेकिन वह घटना जहां एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है उस थाने की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत नहीं हुआ है। एक्चुअली एफआईआर रजिस्टर्ड होने के लिए जो प्रावधान है, यानी पहले पूर्व विधि में भी जो प्रावधान था वो था ये कि किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉजनेबल संज्ञेय प्रकृति की घटना अगर घटती है, ऐसा अपराध होता है जिससे कोई कॉजनेबल ऑफेंस बने, संज्ञेय प्रकृति का अपराध बने, तो उसकी एफआईआर 154 सीआरपीसी में दर्ज होती थी। 154 सीआरपीसी की धारा 1 के अंतर्गत पूर्व विधि में ये प्रावधान था। और वह एफआईआर आप कहाँ दर्ज करवा सकते थे? उस थाने की स्थानीय सीमाओं में जिसके अंतर्गत ऐसा अपराध घटित हुआ है। लेकिन कुछ मामलों में अगर मान लीजिए ऐसा अपराध घटित हुआ है, लेकिन किसी कारणवश आप सडनली उस थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं, तो आप किसी दूसरे थाने पर पहुंचकर भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। और वह एफआईआर बिना किसी केस क्राइम नंबर की होती थी। उस पर एयर डाला जाता था, बट केस क्राइम नंबर हर एफआईआर पर पड़ता है। एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर उस पर नहीं पड़ता था, वो नंबर 0 हो जाता था। उसी को जीरो एफआईआर कहते हैं। मोस्टली जैसे आप मान लीजिए ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, अब आपका सामान अगर चोरी हो गया, जैसे आप दिल्ली से ट्रेन पर चढ़े, आपका सामान चोरी हो गया, आपको इसकी जानकारी भोपाल तक आपको जर्नी कंप्लीट करनी थी, वहाँ पता चली। तो अब उस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप दिल्ली जाएं उस एफआईआर को रजिस्टर करवाने के लिए। तो ऐसा नहीं था। आप भोपाल में उतरकर जीआरपी थाने पर जाके, राजकीय रेलवे पुलिस का जो थाना था उस पर जाकर एफआईआर रजिस्टर करवा सकते थे। और वह एफआईआर जीरो एफआईआर होती, उसका कोई नंबर नहीं जाता, क्योंकि घटना उस थाने की स्थानीय सीमाओं में नहीं हुआ है। मीन्स उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वो उस मामले में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे। बट एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती थी जिस पे कोई केस क्राइम नंबर नहीं डाला जाएगा, और वह एफआईआर संबंधित थाने को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी, और वहां पर उसे एक केस क्राइम नंबर दे दिया जाएगा और उनके द्वारा ही उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो जीरो एफआईआर के लिए ये प्रक्रिया थी। वर्तमान में स्पष्ट रूप से अब प्रक्रिया दे दी गई है कि अब जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड होंगी। आपके साथ कहीं घटना हो जाए, आपको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बाध्यता नहीं है, आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो अब एक प्रावधान आपका क्लियर हो गया कि जीरो एफआईआर आप कहीं भी जाके दर्ज करवा सकते हैं, आपके साथ अपराध कहीं भी होता है। मोस्टली फीमेल के केस में आपने देखा होगा कि किसी फीमेल की मैरिज अगर मान लीजिए तमिलनाडु में हो जाए और वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो, तो अगर उसके साथ कोई घटना तमिलनाडु में हुई है, मतलब उसके ससुराली जिन्होंने मारपीट की है, तो उसके पास ये अधिकार रहता था कि वो एफआईआर आके यहाँ दर्ज करवा सकती थी उत्तर प्रदेश में। बट वो एफआईआर उसे केस क्राइम नंबर के साथ में होती थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सामान्य पर्सन, उसके साथ कोई घटना तमिलनाडु में हुई हो, वो एफआईआर अगर आके दिल्ली में दर्ज करवाना चाहे तो उसे जीरो एफआईआर ही, जीरो नंबर दिया जाता था। तो यही अंतर अभी भी चलता रहेगा, मतलब जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड होंगी, बट इन्वेस्टिगेशन संबंधित थाने को जहाँ पे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होगा वहाँ स्थानांतरित कर दी जाएगी। अब एक छोटी सी जानकारी ईएफआईआर पर। ईएफआईआर पर यह जानकारी है कि आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संबंधित थाने पर सूचना दे देंगे जहाँ भी घटना हुई है, और उसके बाद विदिन 3 डेज जाकर आपको
FIR दर्ज करवानी हो, मतलब आपको एक की शिकायत दर्ज कर ली जाएगी, बट आपको जाके सिग्नेचर करने होंगे या आपका थंब इम्प्रेशन होगा तो थंब इम्प्रेशन आपका लिया जाएगा। तो ये प्रावधान नए हैं जो कि अब नए कानून के अंतर्गत लागू हो गए हैं और केंद्र सरकार ने इस पर एक प्रक्रिया की क्या होगी इसकी SOP जारी कर दी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको धीरे धीरे नए कानून से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी आगे भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं आपको उनकी जानकारी मिल सके। जैसा कि हर सोमवार को इस चैनल पर इस समय वीडियो आता है मॉर्निंग में 6 बजे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।